क्वेश्चन 6 करते हैं हम। क्वेश्चन 6 में क्या बोला है? अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो हमारे पास एक 1.5 मीटर का बच्चा है। तो मान लो ये बच्चा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ी गंदी ड्राइंग है, उसके लिए माफ कर देना। ये 1.5 मीटर का, ठीक है, इसकी हाइट है 1.5 मीटर। और ये एक 30 मीटर की बिल्डिंग के सामने खड़ा है। तो जो ये हाइट है ना बिल्डिंग की, ये कितनी है? ये हमारे पास 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक है। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. तो जो अभी ये बच्चा खड़ा है, जहाँ पे ये इस पॉइंट पे खड़ा है ना अभी, तो यहाँ से अगर ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। समझ में आ गया? अभी ये बच्चा यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सो अब क्या होता है, ये बच्चा थोड़ी देर आगे चलता है। आगे चलता है मतलब बिल्डिंग की तरफ कुछ कदम चलता है। मान लो यहाँ पहुंच जाता है, इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब फिर से ये बिल्डिंग की टॉप पे देखता है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है? जो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो बच्चा पहले यहाँ खड़ा था, इस पॉइंट पे खड़ा था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे बच्चा खड़ा था। यहाँ से जब ये बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है ना, ये बिल्डिंग हमारे पास ए बी बिल्डिंग है हमारे पास। ये ए बी बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है अपनी आंखों से, ठीक है। तो अपनी आंखों से ही देखेगा ऑब्वियसली। तो आंखों से देख रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 30 डिग्री। अब क्या हुआ, ये बच्चा थोड़ी देर आगे चला, चलता रहा चलता रहा। अब ये इस पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है। इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब यहाँ से जब ये बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो हमें बेसिकली यही वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जो ये डिस्टेंस है ना, मैं इसको नाम कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ये ए बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये पॉइंट ई हो गया, इसको ऐसे मिटा दो। ये पॉइंट ई हो गया और एफ हो गया। तो हमें कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? हमें डी ई डिस्टेंस फाइंड करना है। और वो हम कैसे करेंगे? अगर मैं पहले डी एफ फाइंड करूंगा, डी एफ फाइंड करेंगे और डी एफ में से ई एफ माइनस कर दूंगा, तो हमारे पास डी ई आ जाएगा, है ना। अगर मैं डी एफ में से ई एफ माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा? डी ई बचेगा। तो हमें ऐसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें डी एफ और ई एफ फाइंड करना पड़ेगा। और सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए एफ की वैल्यू, क्योंकि ट्रायंगल तो हमारा यही बन रहा है ना, ए एफ ई और ए एफ डी। तो हमारे पास ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो उसके लिए ए एफ की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ से ए एफ की लेंथ कैसे आएगी? जो हमारा ए एफ है किसके इक्वल है? ए एफ है हमारा ए बी माइनस एफ बी के इक्वल, ठीक है। और ए बी की हाइट कितनी है? ए बी क्या है? लेंथ ऑफ द बिल्डिंग, जो कि है 30 मीटर। और एफ बी क्या है? हाइट ऑफ द बच्चा, मतलब जो बच्चे की हाइट है ना, वो कितनी है? 1.5 मीटर। तो 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 28.5 मीटर्स। तो ये है हमारी ए एफ की हाइट। तो यहाँ से ए एफ कितना आ गया हमारा? 28.5। तो यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ मैं, 28.5 मीटर्स हमारी ए एफ की हाइट आ चुकी है। तो हम पहले लेते हैं कौन सा ट्रायंगल? पहले हम लेते हैं एन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ ई, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल जिसमें ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल मैंने लिया ए एफ ई। तो यहाँ से देखो हमें पहले क्या फाइंड करना है? यहाँ से हमें ई एफ फाइंड करना है, ठीक है। ये वाला ये इतनी साइड है ना, ये फाइंड करनी है। तो ई एफ फाइंड करना मतलब हमारे को परपेंडिकुलर पता है और बेस फाइंड करना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टेन टेन थीटा का। क्योंकि टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारे को परपेंडिकुलर पता है, बेस फाइंड करना है। तो हमने टेन थीटा का फॉर्मूला लगाया। तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा कितना हमारे पास? इसको मैं यहाँ पे ऐसे एम कर देता हूँ। थीटा है हमारे पास 60 डिग्री यहाँ पे। तो यहाँ पुट करेंगे टेन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? ए एफ, और बेस क्या है हमारा? ई एफ, ठीक है। अब टेन 60 डिग्री कितना होता है? √3, ठीक है ना। टेन 60 कितना होता है? √3। ए एफ कितना है हमारा? ए एफ है 28.5 और ई एफ हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से ई एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से ई एफ की वैल्यू आ जाएगी, ई एफ आ जाएगा हमारा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ई एफ की वैल्यू कैसे आई समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम ई एफ लिख लेते हैं। ई एफ आ गया हमारा, कहाँ पे लिखूँ मैं? इसको यहाँ लिख देता हूँ। याद रखना ई एफ आ चुका है हमारा 28.5 अपॉन में √3, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारी ये वाली है, ठीक है। इसको देख के हमें सॉल्व करना, डी की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा ये वाली वैल्यू तो आ चुकी है, अब हम क्या निकालेंगे? डी एफ फाइंड करेंगे। तो डी एफ फाइंड करते हैं।
तो इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डीएफ फाइंड करना है। तो डीएफ के लिए हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, तो अब हम लेंगे एन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, ए एफ डी, ए एफ डी। तो यहाँ से हम कौन सा लगाएंगे, इसमें हमें दोबारा बेस फाइंड करना है और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो दोबारा हम 10 लगाएंगे। तो 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री का, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो 10 30 इक्वल्स टू, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और बेस क्या है डी एफ, जो कि हमें फाइंड करना है। और 10 30 डिग्री हमारा कितना होता है, परपेंडिकुलर यहाँ पे हुआ है ना ए एफ अपॉन बी एफ, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस है। तो 10 30 डिग्री कितना होता है हमारा 1/√3, तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन में डी एफ। तो यहाँ से डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी एफ आ जाएगा हमारा 28.5√3, ठीक है, मीटर्स। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, डी एफ इधर आ जाएगा और 28.3 से √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 28.5√3। तो हमारे पास डी एफ की वैल्यू भी आ चुकी है और ई एफ की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डी ई। चलो माइनस करके फाइंड करते हैं, तो इसको मिटा देता हूँ पहले। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, डी ई। तो डी ई हमारा क्या है, डी एफ माइनस ई एफ। तो हमारे डी एफ की वैल्यू कितनी आई है 28.5√3, और ई एफ की वैल्यू कितनी आई है 28.5 अपॉन में √3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, इन सारी वैल्यूज को मिटा देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या आएगा √3। अब ये हो जाएगा 28.5√3 इंटू √3, ये कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 3, है ना। देखो यहाँ पे भी √3 और यहाँ पे भी √3 है, तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 28.5 इंटू √3 माइनस 28.5, ठीक है। अब 28.5 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आएगा हमारा 85.5। कितना आएगा 85.5 माइनस 28.5 √3 अपॉन में √3। अब इन दोनों को माइनस करने पे कितना आता है हमारा, जाएगा हमारा 57.57 आएगा बस, 57 अपॉन में √3, ठीक है। तो हमारा इतना आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम जो रूट वाली वैल्यूज हैं डिनोमिनेटर में तो होनी नहीं चाहिए, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा लिखता हूँ ताकि मैं इसके आगे भी तो सॉल्व करना है। 57 अपॉन में √3, तो ये हमारा आंसर है। तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूँ, तो √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा 57 अपॉन में 3। अब ये 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 और 3 9 27, तो इसका आंसर कितना आ गया 19√3। ये अच्छे से लिखता हूँ मैं इसको, 19√3 मीटर्स। तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 19√3 मीटर्स, और यही तो हमें फाइंड करना था। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है। मुश्किल क्या ही है, बस ये रूट वगैरह आ गया ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।